सो हेलो एवरीवन, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्या, ध्यान से देखिए। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सबसे पहले इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए, आपके सामने हम एक दो डायग्राम बना रहे हैं। आप बताइएगा कि कौन सा डायग्राम सही है। चलिए बताइए, ये डायग्राम सही है या ए या बी, कौन सा डायग्राम सही है। यहाँ पे ये हो गया वृद्धि और ये हो गया विभाजन, ठीक है। ये हो गया कुछ भी नहीं और ये हो गया विभाजन, ओके। तो यहाँ पर कौन से स्टेट सही है, पहला डायग्राम सही है, दूसरा डायग्राम सही है। चलिए बताइए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। शायद आपका ऑप्शन नंबर ए आया होगा या कुछ लोगों का ऑप्शन नंबर बी भी आया होगा। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बताते हैं क्यों। देखिए, पहले जब कोशिका वृद्धि करेगी तब जाके वो विभाजन करेगी, ऐसा ठीक है। ये क्यों हमने बताया, अभी बताते हैं। यदि कोशिका विभाजन करने से पहले वृद्धि नहीं करती है, मान लीजिए कि एक कोशिका है ये और ये बिना वृद्धि किए विभाजन करती है, तो इतने इतने हो जाएंगे और ये फिर विभाजन करेगी, फिर छोटी हो जाएगी और फिर ये विभाजन करेगी, एकदम छोटी हो जाएगी और फिर ये कहीं एक एंड पर जाकर कि ये इसका जो विभाजन होगा, मतलब जो कोशिका होगी उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि कोशिका विभाजन से पहले वृद्धि करती है तो क्या होता है। देखिए, यदि कोशिका विभाजन करने से पहले वृद्धि कर लेती है तो उसका आकार फिर उतना ही आ जाता है, फिर ये वृद्धि करेगी तो फिर उसका आकार उतना ही आ जाएगा, फिर ये वृद्धि करेगी फिर उसका आकार उतना ही आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि वृद्धि कैसे करती है। देखिए, कोशिका जब वृद्धि करती है, पहले ये बात हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक, इस वृद्धि और इस विभाजन, ध्यान समझिएगा। ये कोशिका है, इसने वृद्धि की और यहाँ पे विभाजन कर रही है, ठीक है। कोशिका जब वृद्धि करती है तो इस अंडर पीरियड को हम बोलते हैं अंतरावस्था। और जब विभाजन करती है तो इस प्रावस्था को बोलते हैं एम प्रावस्था, ठीक। और इस एम प्रावस्था में दो चीजें होती हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस मीन्स केंद्रक का विभाजन और दूसरा साइटोकाइनेसिस मीन्स कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, सीधे सीधे लिखते हैं केंद्रक विभाजन। एंड नेक्स्ट इज कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब देखिए, इतना चीज समझ आया कि जब कोशिका वृद्धि करती है तो इस वृद्धि वाले पीरियड को बोलते हैं अंतरावस्था, और जब अंतरावस्था हो जाता है वृद्धि करने के पश्चात जब विभाजन करने का समय आता है तो उस विभाजन करने वाले समय को बोलते हैं एम प्रावस्था। और इस एम प्रावस्था में दो चीजें होती हैं। पहले होता है केंद्रक का विभाजन और फिर होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। और केंद्रक का विभाजन ऐसे नहीं हो जाता है, केंद्रक के विभाजन में भी 4 प्रावस्थाएं आती हैं। फ्लो चार्ट ऐसे समझिएगा तब आपको समझ आएगा। पहला होता है पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंतरावस्था और चौथा होता है अंत्यावस्था।
देखिए, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंतरावस्था और अंत्यावस्था, ये है हिंदी में नाम। यदि इंग्लिश में याद करना है तो आप एक ट्रिक है, PMAT। इससे क्या होगा, P से होता है प्रोफेज मीन्स पूर्वावस्था, M से होता है मेटाफेज मीन्स मध्यावस्था, A से होता है एनाफेज मीन्स अंतरावस्था और T से होता है टीलोफेज मीन्स अंत्यावस्था। तो इसका मतलब क्या है, प्रोफेज, इसका मतलब क्या है, मेटाफेज, और इस A का मतलब क्या है, एनाफेज, और इस T का मतलब क्या है, टीलोफेज। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, देखिए फिर से समझाते हैं, यहाँ पे कुछ समझ आ नहीं रहा होगा, ठीक है, फिर भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक कोशिका थी, ये हमारे पास एक कोशिका थी, इसने वृद्धि किया और इस वृद्धि वाले समय को हमने बोला अंतरावस्था। और इस अंतरावस्था में भी 3 चीजें आती हैं, ये भी समझ लीजिए यहीं पर। और ये जो सीक्वेंस है, ये नीट में एक बार पूछा गया है, G1 S और G2, G1 S G2, ये भी याद रखिएगा, अभी हम इनके बारे में आपको बताएंगे। तो अंतरावस्था हो गया, इसको हम बोल सकते हैं तैयारी प्रवस्था, कि जैसे कि आप अपने एग्जाम के लिए साल भर मेहनत करते हैं, ये अधिकतर समय तैयारी करती है किसके लिए, विभाजन करने के लिए। और जब हम एग्जाम दे देते हैं तो उस एग्जाम हमारा केवल 2-3 घंटे का ही होता है, तो उस हिसाब से मतलब साल भर हमने की तैयारी, ये साल भर कर रहा है। अंतरावस्था मीन्स तैयारी कर रहा है किसकी, विभाजन की, और विभाजन करने में केवल इसको बहुत ही कम समय लगता है, जैसे हमको एग्जाम देने में बहुत कम समय लगता है। तो उसी हिसाब से है कि इसको अंतरावस्था में लगते हैं लगभग 23 घंटे और विभाजन करने में लगता है केवल 1 घंटा। ये जो हमने टाइम बताया है, ये केवल और केवल मनुष्य की कोशिका के लिए है। ठीक, इसने किया वृद्धि और वृद्धि के बाद ये कर रहा है विभाजन। विभाजन वाले समय को बोला एम प्रवस्था, और इस एम प्रवस्था में हमने 2 चीजें बताई कि पहले होगा कोश केंद्रक का विभाजन और फिर होगा कोशिका का विभाजन। और केंद्रक के विभाजन में भी 4 चीजें आती हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंतरावस्था और अंत्यावस्था। ये हमारे हैं हिंदी के नाम। यदि आपको इंग्लिश में याद करने हैं, ये ट्रिक है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्लियर है। अब उसके बाद हमने बताया कि ये अंतरावस्था है, इसमें 3 चीजें आती हैं, G1 प्रवस्था, S प्रवस्था, G2 प्रवस्था। अब इन तीनों के बारे में हम आपको बता दें। जो तैयारी प्रवस्था 23 घंटे की है, उसमें से G1 प्रवस्था 11 घंटे की होती है, ये हमारी 8 घंटे की होती है, और ये हमारी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की होती है। तो आप जोड़ेंगे तो हमारे पास 23 घंटे आ जाएंगे। चलिए अब हम इसमें से सबसे पहले अंतरावस्था को पूरे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अंतरावस्था मीन्स तैयारी प्रवस्था। देखिए, अंतरावस्था का पहला जो चरण है वो G1 प्रवस्था। ये अभी हमने आपको बताया कि ये होती है 11 घंटे की। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, पहला ATP का निर्माण होता है, सारे पॉइंट्स लिखते चलिए। दूसरा अमीनो एसिड का निर्माण होता है, ठीक, निर्माण सिंथेसिस होता है। उसके बाद उपापचयी रूप से सारी कोशिकाएं सक्रिय हो जाएंगी, उपापचयी रूप से सक्रिय। उसके बाद देखिए, ATP का निर्माण होगा, अमीनो एसिड का निर्माण होगा, उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाएंगी, और इसमें RNA का निर्माण होगा। और सभी कोशिकांग सभी कोशिकांगों में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, वृद्धि।
ये केवल 5 पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। पहला क्या है, एटीपी का निर्माण होगा, दूसरा अमीनो एसिड का निर्माण होगा, तीसरा उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाएंगे, और चौथा आरएनए का निर्माण होगा, पांचवा सभी कोशिकांगों में वृद्धि हो जाएगी। ये वाला पॉइंट शायद आपको ना विजिबल हो। हाँ विजिबल है, ओके ओके, कोई बात नहीं। देखिए ये भी पॉइंट आपको विजिबल है, ये भी विजिबल है, ये भी। ये सारे पॉइंट्स आप अपने कॉपी में याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये 11 घंटे में होती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एस प्रवस्था। ये सब क्या चल रहा है, अंतरावस्था की 3 स्टेज चल रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया एस प्रवस्था हमारे पास 8 घंटे की होती है, 8 घंटे की। और इसमें क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए बनता है, ठीक है। डीएनए, इसको हम बोल सकते हैं डीएनए सिंथेसिस, ये बोल सकते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ये ऐसे बोलिए सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक। इसको हटा दीजिए, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कि डीएनए डबल हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन, ये भी डबल हो जाता है। डीएनए डबल हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन डबल हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, और क्या होता है देखिए, और इसमें तारक काय मीन्स सेंट्रोसोम, ठीक। तारक काय ये भी डबल हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट्स मेन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एस प्रवस्था, ध्यान समझिए, जो एस प्रवस्था होती है इसमें तारक काय डबल हो जाता है, इसी प्रवस्था में तारक काय डबल होता है, इसी में डीएनए डबल हो जाता है, इसी में हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन वो होता है जिसमें डीएनए लिपटा हुआ होता है, ठीक है। और तारक काय, ये सारे आपने पढ़ रखे होंगे सेल वाले चैप्टर में। यदि आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो आपको दिखा दूंगा, मतलब रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे। तो आपको यहाँ तक समझिएगा, ये एस प्रवस्था में ये 8 घंटे का होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, डीएनए डबल हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन डबल हो जाता है, तारक काय डबल हो जाता है, मतलब इस प्रवस्था में सब डबल डबल हो जाता है, बस। नेक्स्ट प्रवस्था आती है G2 प्रवस्था। G2 प्रवस्था क्या होती है, देखिए G2 प्रवस्था में कुछ नहीं होता है, बस जितना अभी तक हमारे जो कोशिकाएं होती हैं वो तैयार हो चुकी हैं, ठीक। अब जो कोशिकाएं जो तैयार हुई हैं, अब उनमें क्या होता है, इस प्रवस्था में भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको आप याद रखिएगा। इसमें सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो है ट्यूबुलिन क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण, बस। इसका सबसे महत्वपूर्ण इसका महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है, ये यही है, और ये होती है केवल 4 घंटे की। पहले हमने बताया 11 घंटे की कौन सी होती है, जीवन प्रवस्था, 8 घंटे की होती है एस प्रवस्था, और 4 घंटे की केवल होती है G2 प्रवस्था। और इसमें मेन पॉइंट क्या है, ट्यूबुलिन, ये क्या है, तार है, ठीक। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है, उसके बाद प्रोटीन का भी निर्माण होता है। यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन और प्रोटीन अलग अलग चीज है, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण होगा, उसके बाद आरएनए का निर्माण होगा, एटीपी निर्माण होगा, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक।
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा कि G2 प्रवस्था जो होती है इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें ट्यूब ऐसे पूछेगा आपसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण किस अवस्था में होता है, अंतरावस्था की किस अवस्था में होता है। एग्जाम ऑप्शन आएंगे आपके पास G1, S, G2, 1। तो आपको आंसर टिक करना है G2 में, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब अंतरावस्था हमने खत्म कर ली 23 घंटे की। कैसे, देखिए हमने आपको बताया कि 11 घंटे की होती है जीवन प्रवस्था। फिर से देख लीजिए, देखिए यहाँ पर जीवन प्रवस्था है, एस प्रवस्था है और G2 प्रवस्था है। ये होती है 11 घंटा की, ये होती है 8 घंटा की और ये होती है हमारी 4 घंटा की। कितने घंटा की? 4 घंटे की। अब यदि हम इनको जोड़ें तो आएगा टोटल 23 घंटे। अब हमारे पास केवल 1 घंटा बाकी है। 1 घंटे में क्या क्या होने वाला है वो आप समझने वाले हैं। क्या, सबसे पहले होगा हमारा विभाजन। विभाजन में एम प्रवस्था आती है। एम प्रवस्था की 2 प्रवस्था होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की तो देखिए थोड़ा सा बीच में मिस्टेक मतलब डिस्टर्ब हुआ था वीडियो, अब कोई बात नहीं, अब फिर से समझिए। हम क्या बता रहे थे कि जो अंतरावस्था की प्रवस्थाएं होती है 3, इनमें 23 घंटे का समय लगता है। अंतरावस्था की टोटल अवस्था मतलब टोटल समय लगता है वो 23 घंटे का लगता है। ठीक है, अब आएगी हमारी विभाजन वाली प्रवस्था जिसको हम बोलते हैं एम प्रवस्था। एम प्रवस्था की 2 टाइप की प्रवस्था होती हैं, इसमें 2 स्टेज आती हैं। कौन कौन सी? पहला केंद्रक का विभाजन, दूसरा कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक के विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य के विभाजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक, अब साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है इसको समझिए। देखिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे विभाजन। पहले हम एक फ्लो चार्ट आपको फिर से दिखा देते हैं। विभाजन को हम बोलते हैं एम प्रवस्था। एम प्रवस्था में 4 प्रवस्थाएं आती हैं, सॉरी एम प्रवस्था में 2 प्रवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी? 2। पहली होती है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। ओके, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक के विभाजन को बोलते हैं। केंद्रक का विभाजन क्या होता है? देखिए कोशिका, मान लीजिए ये आपके पास कोशिका है, ठीक है, और इसमें ये आपका केंद्रक है। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने केंद्रक के बीच में ये ऐसा क्यों बना दिया, ये खाली क्यों बना दिया? क्योंकि केंद्रक वो केंद्रक छिद्र होते हैं, केंद्रक में उपस्थित केंद्रक छिद्र होते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक, विजिबल है कि नहीं? होना चाहिए वैसे तो। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। इस केंद्रक के विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जब कोशिका है, इस कोशिका में जब केंद्रक एक होगा और केंद्रक ही तो कोशिका को कंट्रोल करता है। यदि केंद्रक एक होगा तो 2 कोशिकाओं को कैसे कंट्रोल करेगा? मतलब जब 2 कोशिकाएं बननी हैं तो 2 केंद्रक भी होने चाहिए। तो 2 केंद्रक होने के लिए इसका विभाजन होता है और एक केंद्रक और बन जाता है, और एक केंद्रक बनने की इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये हमारा केंद्रक पहला है और ये हमारा केंद्रक दूसरा है, मतलब ये 2 कोश केंद्रक बन गए। अब क्या होगा इसके पश्चात, इसमें क्या होगा कि 2 केंद्रक तो हमारे पास आ गए। एक केंद्रक ये हुआ, ऐसे ही केंद्रक बना दिया ऐसे, ठीक। एक केंद्रक ये हुआ और दूसरा केंद्रक ये हुआ। अब क्या होगा, ये साइटोकाइनेसिस का मतलब है जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली इसमें विभाजन हो जाएगा। मतलब ये वाली कोशिकाएं अंदर के लिए ऐसे आती रहेंगी और ऐसे आती रहेंगी, ऐसे आती रहेंगी, कुछ ऐसे ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, और कुछ ऐसे ही यहाँ से बीच से विभक्त हो जाएंगी, और दोनों कोशिकाएं अलग अलग प्रवस्थाओं में
बढ़ जाएंगे, एक कोशिका से हमने 2 कोशिकाएं बनाएंगी, ऐसे ही। अब हम इसकी सारी स्टेज देखेंगे और समझेंगे कि कैरियोकाइनेसिस, देखिए साइटोकाइनेसिस तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस है इसके 4 स्टेप होते हैं, वो स्टेप भी हम यहीं पर समझने वाले हैं। देखिए कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप अभी हमने बताया कि PMAT, ये याद कर लीजिए क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, तो हमने बताया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये हमारी 4 प्रवस्थाएं हैं। अब इन 4 प्रवस्थाओं में हम समझेंगे सबसे पहली प्रवस्था जिसका नाम है प्रोफेज। तो आइए अब हम देखते हैं प्रोफेज। प्रोफेज का मतलब है पूर्व अवस्था, ठीक है, समझ रहे हैं, 1 शॉट में है इसलिए बहुत आराम से हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे कि ये हमारे पास एक कोशिका है, ठीक है, अब हम पहले कर क्या रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस कर रहे हैं, ठीक है, केंद्रक का विभाजन। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि ये इसका केंद्रक होगा, ओके, क्लियर है, केंद्रक होगा, और इसमें ये हमारे 2 गुणसूत्र होंगे, बात समझ रहे हैं, गुणसूत्र होंगे। अब क्या होगा, इसमें जो केंद्रक है ये विलुप्त होना शुरू हो जाता है, केंद्रक विलुप्त होना शुरू हो जाता है, केंद्रक विलुप्त होना शुरू हो जाता है। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इस प्रवस्था में केंद्रक विलुप्त होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जो इसमें जो तारक काय होते हैं ये ध्रुव की ओर गति करना शुरू कर देते हैं, एक तारक का इधर होगा और एक तारक का इधर होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। जो तारक काय होंगे वो ध्रुव की ओर, ध्रुव मतलब जहां से इसको खींचेंगे और इसको अलग कर देंगे, समझ रहे होंगे, अभी नहीं समझ रहा होगा, आगे समझ आएगा डायग्राम से, देखते चलिए, ध्रुव की ओर गति करने लगेंगे। फिर क्या होगा, क्रोमेटिन संगठित होकर क्या बनाएगा, प्राकृतिक गुणसूत्र का निर्माण करेगा। अभी ये इस तरीके से है और अभी हम बताएंगे कि किस तरीके से बनाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए क्रोमेटिन ये है, इसको देखिए ऐसे ऐसे होगा, इसको क्रोमेटिड बोलेंगे, और ऐसे इस तरीके से होगा, इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिड, ठीक। और यदि इस तरीके से होगा तो इसको बोलेंगे गुणसूत्र। और ये कैसे संगठित कैसे होता है, हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन में ये क्रोमेटिड लिपट जाते हैं और गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अभी देखिए ये हमारी है कौन सी प्रवस्था, हाँ, इसमें हम ये बना देते हैं गुणसूत्र। 2 गुणसूत्र होंगे क्योंकि हमको 2 क्या चाहिए, 2 कोशिका चाहिए, एक कोशिका से 2 कोशिका बनानी है, तो वही हमको 2 ही तो चाहिए, ठीक है, ओके। ये हमने समझ लिया है कि इस अवस्था में क्या क्या होता है। पहला कि केंद्रक विलुप्त होने लगेगा, दूसरा कि तारकाय ध्रुव की ओर गति करने लगेंगे, तीसरा कि जो गुणसूत्र होंगे वो क्रोमेटिड होंगे, पहले क्रोमेटिड होगा, क्रोमेटिड संगठित होकर के गुणसूत्र बनाएगा। 3-4 पॉइंट्स हमने इसमें समझ लिए हैं। ये हमारी है प्रोफेज। अब हम समझेंगे मेटाफेज। देखिए मेटाफेज को समझने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान से रखनी है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारी कोशिका है, इस कोशिका में जो केंद्रक था वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा। क्या हमने बताया, जो केंद्रक है वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा और ये हमारे जो गुणसूत्र हैं अच्छे से बनाते हैं, ये अलग अलग बिखर जाएंगे, ये बिखर गए, ठीक। और जो तारक काय हैं वो ध्रुव की ओर गति कर रहे हैं, तारक काय ध्रुव की ओर गति कर रहे हैं। पहले तारक काय यहाँ थे, अब तारक काय यहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक।
ठीक, और ये ऐसे बिखर जाएंगे। इतना ही होगा इसमें मेटाफेज में। और मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज का मतलब मध्य अवस्था, कि कोशिका की मध्य अवस्था में आते हैं। ये जो गुणसूत्र हैं ये कोशिका की मध्य अवस्था में आ जाते हैं। देखिए आते हैं आगे। अब क्या होगा, ये तारक के अगली स्टेप में यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ से इनमें तंतु फेंकेंगे। तंतु फेंकने के बाद चलिए समझते हैं। मेटाफेज के बाद हमने बताया था एनाफेज, अंतरावस्था। क्या बोला था, अंतरावस्था। इसका डायग्राम देखिए यहाँ पे हमने बताया क्या, देखिए हमने इसको क्या है, इसको इस तरीके से पलट दिया है। जैसे इधर समझिए, देखिए इस गुणसूत्र को हमने ऐसे बनाया, इसको हमने इस तरीके से बना रखा था, लेकिन अब क्या किया, इसको हमने ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे कर दिया और ये वाला भी हिस्सा हमने ऐसे ही घुमा दिया। मतलब इसको इस अवस्था में घुमाने पर जब हमारा ऐसे घुमा देंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे बना दी है। अगला भी दूसरा भी बना देते हैं, बन गया। अब ये मध्य अवस्था में आ चुका है और जो तारक काय है वो अपने ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं। ठीक, तारक काय अपने मध्य ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से तंतु फेंकेंगे। इनमें क्या फेंकेंगे, तंतु। चलिए फेंक देते हैं। ये इसमें तंतु डाला, इसमें डाला, इसमें डाला और इसमें डाला। इधर से ये इसमें डालेगा, इसमें डालेगा, इसमें डालेगा, इसमें डालेगा। इस तरीके से कुछ अवस्था बनेगी। ठीक है, समझ आ रहा है, अच्छी बात है, समझ आना भी चाहिए। इसके आसपास ये कुछ द्रव्य चलता रहता है जो इन तत्वों का निर्माण करने में इसकी सहायता करता है। तारक काय बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, किसमें, विभाजन में। ठीक, केंद्रक केंद्रक विभाजन में तो निभाता ही है, ये पूरे विभाजन में भी निभाता है। अब ये हो गए एनाफेज। अब लास्ट है जो कि है टीलोफेज। टीलोफेज देखिए बहुत ही कम समय में हम आपको पूरा समझाने की प्रयास कर रहे हैं। अब टीलोफेज में एक ये हमारे पास कोशिका है, ठीक है, इसका हम ये दोनों चीज बना लेते हैं। अब ये मध्यावस्था से, ये हमारी मध्यावस्था था। अब इसमें जो मध्य में सारी चीजें आ चुकी हैं। अब इसको हम अलग कर लेंगे, अलग करने का यहाँ से प्रयास करने लगेंगे। अब ये जो हम अलग कर रहे हैं ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए पहुँचने के बाद ध्यान से देखते चलिए, ये हमारा एक इधर गया और ये हमारा एक इधर गया और ये हमारा एक इधर गया, ये हमारा एक इधर गया। ठीक है, ये हमारे तारक का है, इनको खींच भी रहे हैं, ये इनको जो अभी खींच ही रहे। देखिए इतने दूर आ गए। अब केंद्रक का विभाजन हो रहा है। ठीक बात है, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अब देखिए इसी अवस्था में ये जब हमारा चीज हो जाता है, मतलब ये चीजें हो जाती हैं, ये चीजें का मतलब क्या है कि ये गुणसूत्र विभक्त हो जाता है। तब क्या होता है कि अब इस तारक काय ने इस यहाँ पर लाने का काम तो कर दिया है। अब ये तारक काय का काम खत्म। तारक काय खत्म नहीं होगा, बस उसका काम खत्म हो जाएगा। चलिए तारक काय यहीं रहेगा। अब इसके ऊपर आवरण आ जाएगा। कैसा आवरण आएगा, चलिए दोबारा से इसको बनाते हैं, दोबारा समझाएंगे। जब तक समझ नहीं आएगा, डायग्राम हमारा नहीं है, क्योंकि ये ओके, ये हमारा तारक का है, ये हमारा तारक का है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारी मध्यावस्था का ही था। अब इसमें एक आवरण बनना शुरू हो जाएगा, आवरण इसका बनना शुरू हो जाएगा। अब गुणसूत्र का आवरण केंद्रक कहलाता है। केंद्रक हमारा विभाजित हो चुका है, एक केंद्रक ये है, एक केंद्रक ये है। अब ये दोनों संघनित होकर के एक गुणसूत्र बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा, इसका नाम क्या होता है, ये किससे जुड़ता है, ये जो हमने यहाँ पे जोड़ रखा है ये इनसे नहीं जुड़ता है। ध्यान समझिए, ये बात हमने यहाँ पे आपको नहीं समझाई, फिर से समझ लीजिए क्या है।
क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये गुणसूत्र है, इसमें इधर और इधर इस बीच वाले भाग को तो बोलते हैं काइनेटोकोर, सॉरी सेंट्रोमियर। और ये जो किनारे किनारे ये डंडे निकले हुए हैं इनको बोलते हैं काइनेटोकोर। इन्हीं से जुड़ता है क्या, तारक का जो अपने तंतु फेंकते हैं इन्हीं से जुड़ते हैं। बात समझ आ गई। चलिए हमने यहाँ पे डायग्राम थोड़ा अच्छा सुंदर बनाने के लिए ऐसा बना लिया है, बाकी आप समझ जाइए कि कहाँ से जुड़ता है। ये हो गया। अब हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी हमारे पास क्या, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस बस एक चरण में ही हो जाता है, इसके अगले चरण में हो जाएगा हमारा साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर आपको विजिबल है या नहीं, हम एक बार चेक कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ओके, विजुअल है बहुत अच्छे से। ओके चलिए देखिए, यहीं पर हम आपको साइटोकाइनेसिस समझा देते हैं। साइटो देखिए, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए समझिए, देखिए ध्यान पूर्वक। चलिए ऐसे भी ना समझिए, बस ऐसे थोड़ा हम सोच रहे हैं आपको विजुअल ना हो, इसलिए इसीलिए हम ऐसा बना रहे हैं, बाकी हम इस तरीके से बना रहे हैं। हमने कोशिका को किस टाइप से बांट दिया है। अब यहाँ पर ये वाले बना लेते हैं। देखिए ये हमारा है साइटोकाइनेसिस का बोल सकते हैं साइटोकाइनेसिस हो गया है। बस समझिए क्या होगा कि यहाँ से ये इसको खींचने वाला है, इधर से ये इसको खींचेगा और ये इधर से इसको खींचेगा, और ये वाले इधर से खींचेगी और ये वाली कोशिका इधर से खींचेगी। तो ये दोनों एक दूसरे को जब तक खींचेंगे, एक दूसरे से पहले ऐसे जुड़े हुए थे, अब ये अलग होना चाहेंगे। तो ये अलग होना चाह रहे हैं, तो अलग होने के बाद ये बीच से विभक्त हो जाएगा। तो ये दो भागों में विभक्त हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि ये जो पहला कोशिका होगी ये इस टाइप से बनने जाएगी, और ये दूसरी कोशिका कुछ इस टाइप से बन जाएगी, तारक का। तो ये यहाँ पर होता है कोशिका का विभाजन समाप्त। ऐसा करते हैं, आपको कोशिका विभाजन की ये सारी अवस्थाएं समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर आप बता भी सकते हैं कि ये कैसा विभाजन हमने कराया है। कैसे बता सकते हैं, जब हमने शुरुआत में कोशिका ली थी तो उसमें कितने गुणसूत्र थे, 2। जब मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या उसमें उत्पन्न संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है तो वो कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन का हमने पूरा समझा दिया है। और अर्धसूत्री विभाजन में भी यही स्टेप होते हैं, बस वहाँ पे समसूत्री विभाजन 2 टाइप से हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं पूरा कोशिका विभाजन, और यहाँ पर आपको कोशिका विभाजन समझ आ चुका है। यदि समझ आया है और हमारा ये लेक्चर समाप्त हो चुका है, वन शॉट में हमने आपको पूरा समझा दिया है। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय, जय हिंद।